अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल्फ डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे सफल होने के लिए। लेकिन असली सवाल यह है, फिर हम जानते हुए भी डिसिप्लिन क्यों नहीं रहते? क्यों हर बार मोटिवेशन खत्म हो जाती है? क्यों गोल्स बीच में छूट जाते हैं? और क्यों ज्यादातर सेल्फ हेल्प सलाह कुछ दिनों से ज्यादा काम नहीं करती? आज मैं आपको बताने वाला हूं जापान की 6 ऐसी सोच जो डिसिप्लिन को मजबूरी नहीं, आदत बना देती है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई मोटिवेशनल चिल्लाना नहीं, बस एक अलग तरीका सोचने का जो सैकड़ों सालों से काम कर रहा है। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को एक जंग समझते हैं, खरूद से लड़ाई, मन को जबरदस्ती कंट्रोल करना। लेकिन जापान में डिसिप्लिन को इस तरह नहीं देखा जाता। वहां डिसिप्लिन का मतलब है खुद को पनिश करना नहीं, बल्कि अलाइन करना। सोचिए, अगर हर दिन आपको खुद को धक्का देना पड़े तो आप कितने दिन टिक पाएंगे? यही वजह है कि मोटिवेशन बेस्ड डिसिप्लिन फेल हो जाता है, क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशंस स्थायी नहीं होते। जापानी सोच कहती है, अगर आपकी सोच सही दिशा में सेट हो जाए तो डिसिप्लिन अपने आप फॉलो करता है। और इसी सोच की पहली नींव है एक बहुत साधारण लेकिन गहरी अवधारणा जिसे जापान में कहा जाता है ओटेंटो समा। और यही एक शब्द आपका व्यवहार तब भी बदल सकता है जब कोई आपको देख नहीं रहा हो। ओटेंटो समा का सीधा मतलब होता है सूरज भगवान। लेकिन यहां बात किसी धार्मिक विश्वास की नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जापान में बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है कि चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, ओटेंटो समा हमेशा देख रहा है। अब इसका असर समझिए। अगर आपको लगता है कि आपका हर काम छोटा या बड़ा कहीं ना कहीं देखा जा रहा, तो आप चीटिंग कम करते हैं, शॉर्टकट्स कम लेते हैं और एक्सक्यूजेस बनाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि जापान में ऑनेस्टी को रूल नहीं, डिफॉल्ट बिहेवियर माना जाता है। यह डिसिप्लिन डर से नहीं आता, बल्कि आत्मसम्मान से आता है। क्योंकि असली सवाल यह नहीं होता कोई मुझे पकड़ लेगा या नहीं, असली सवाल होता है क्या मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगा? और जब डिसिप्लिन इस जगह से आता है तो उसे बनाए रखने के लिए विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जापानी सोच में डिसिप्लिन को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है, और उस इन्वेस्टमेंट को वो कहते हैं टोकू। टोकू का मतलब होता है वर्च्यू, यानी नैतिक पूंजी। जापानी सोच में डिसिप्लिन कोई एक डे डिसीजन नहीं है, यह एक लंबी टर्म जमा प्रक्रिया है। हर बार जब आप सही काम करते हैं, भले ही कोई देख न रहा हो, भले ही वो आसान न हो, तो आप अपने अंदर थोड़ा सा टोकू जमा कर लेते हैं। और ये जमा बाहर नहीं दिखती, कोई मेडल नहीं मिलता, कोई अपलॉज नहीं होता, लेकिन समय के साथ यही टोकू आपका कैरेक्टर बन जाता है। यही वजह है कि जापान में लोग डिसिप्लिन को आज मन है या नहीं से नहीं जोड़ते, वो इसे जोड़ते हैं मैं किस तरह का इंसान बन रहा हूं, इस सवाल से। और जब डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है तो उसे छोड़ना खुद को धोखा देने जैसा लगता है। अब यहां एक दिलचस्प ट्विस्ट है। जापानी लोग सिर्फ कंसिस्टेंसी पर भरोसा नहीं करते, वो जानते हैं कि जिंदगी अस्थायी है, हर चीज खत्म होती है। और यही स्थायीपन उनके डिसिप्लिन को कमजोर नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाता है। इस सोच को वो कहते हैं सकुरा माइंडसेट। सकुरा, जापान के चेरी ब्लॉसम्स, सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए खिलते हैं और फिर गिर जाते हैं। लेकिन शायद आपने नोटिस किया होगा, जापानी संस्कृति में सकुरा उदासी का नहीं, खूबसूरती का प्रतीक है। क्योंकि जब आपको पता हो कि कोई चीज हमेशा रहने वाली नहीं है, तो आप उसे हल्के में नहीं लेते। यही माइंडसेट डिसिप्लिन को एक नया अर्थ देता है। अगर आज का दिन वापस नहीं आने वाला, अगर ये मोमेंट अस्थायी है, तो सवाल यह नहीं होता आज मन है या नहीं, सवाल होता है क्या मैं इस पल को बेकार जाने दूं। सकुरा माइंडसेट लोगों को डराता नहीं, ये उन्हें जगाता है। ये याद दिलाता है कि आपके पास समय कम है, लेकिन चॉइस अभी भी आपके हाथ में है। और इसी वजह से डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता, वो एक सम्मान बन जाता है उस समय के लिए जो आपको मिला है। लेकिन अब एक और पैराडॉक्स आता है। जब आप हर दिन सीरियसनेस से जीने लगते हैं, तो ईगो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन
यही ईगो होता है। इसी ईगो को तोड़ने के लिए जापानी सोच में एक और सिद्धांत है जिसे कहा जाता है शोशिन। शोशिन का मतलब होता है बिगिनर्स माइंड। अब यह सुनने में अजीब लग सकता है। आप डिसिप्लिन सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है और फिर भी बिगिनर बने रहना। लेकिन जापानी सोच यही कहती है, जिस दिन आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, उसी दिन आपका सीखना रुक जाता है। और जब सीखना रुकता है तो डिसिप्लिन भी धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। शोशिन सिखाता है कि हर दिन ऐसे शुरू करो जैसे आज पहला दिन हो। कोई कंपैरिजन नहीं, कोई पास्ट अचीवमेंट्स नहीं, कोई ईगो नहीं, बस आज का काम पूरी ईमानदारी से। यही माइंडसेट लोगों को बोर्डम से बचाता है, क्योंकि जब आप बिगिनर होते हैं तो हर छोटी प्रगति मीनिंगफुल लगती है। और यही वजह है कि जापान में मास्टरी एरोगेंस नहीं पैदा करती, ह्यूमिलिटी पैदा करती है। लेकिन डिसिप्लिन की असली परीक्षा तब होती है जब हालात आपके खिलाफ हों, जब मेहनत दिखती नहीं, जब दर्द हो, जब मन पूरी तरह टूटने को हो। उसी पल के लिए जापानी सोच में एक शब्द है कमान। कमान का मतलब होता है चुपचाप सहना, गरिमा के साथ, शिकायत किए बिना, ड्रामा बनाए बिना, दुनिया को दिखाए बिना कि आप कितना झेल रहे हैं। जापानी संस्कृति में हर मुश्किल को तुरंत एक्सप्रेस करना स्ट्रेंथ नहीं माना जाता। स्ट्रेंथ मानी जाती है हालात को समझना और बिना टूटे आगे बढ़ते रहना। गमन आपको सिखाता है कि हर डिस्कंफर्ट कोई सिग्नल नहीं होता रुक जाने का। कभी कभी डिस्कंफर्ट बस ये बताता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि जापानी डिसिप्लिन लाउड नहीं होता। कोई मोटिवेशनल पोस्ट नहीं, कोई पब्लिक स्ट्रगल नहीं, बस रोज का काम शांत मन से, पूरी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जापानी लोग कभी गिरते नहीं। वो भी फेल होते हैं, वो भी टूटते हैं। फर्क बस इतना है कि गिरने को वो एंड नहीं मानते, क्योंकि उनके पास एक आखिरी माइंडसेट है जो डिसिप्लिन को कभी मरने नहीं देता। और वो कहते हैं नाना कोरोबिया ओकी, नाना कोरोबिया ओकी। मतलब 7 बार गिरो 8 बार उठो। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये कल्चरल रियलिटी है। जापान में फेलियर को कैरेक्टर फ्लॉ नहीं माना जाता, उसे प्रोसेस का हिस्सा माना जाता है। अगर आप गिर गए तो सवाल ये नहीं होता कि आप गिरे क्यों, सवाल होता है आप कितनी जल्दी उठे। यही माइंडसेट डिसिप्लिन को गिल्ट से बचाता है, क्योंकि गिल्ट लोगों को इंप्रूव नहीं करता, वो उन्हें फ्रीज कर देता है। जब आप जानते हैं कि गिरना अलाउड है तो आप कोशिश करना बंद नहीं करते। और यही कारण है कि जापानी डिसिप्लिन फ्रैजाइल नहीं होता, वो ब्रेक नहीं होता, वो बेंड करता है और वापस खड़ा हो जाता है। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, ओटेंडो समा ने आपको खुद की नजरों में ईमानदार रहना सिखाया। टोकू ने डिसिप्लिन को आइडेंटिटी में बदला। साकुरा ने हर दिन को मीनिंगफुल बनाया। शोशिन ने ईगो को रास्ते से हटाया। गमन ने आपको मुश्किल वक्त में टिके रहना सिखाया। और नाना कोरोबी या ओकी ने आपको हार के डर से आजाद कर दिया। तो शायद समस्या ये नहीं है कि आप डिसिप्लिन नहीं है, शायद समस्या ये है कि आप डिसिप्लिन को गलत नजरिए से देख रहे हैं। अब सवाल आपसे है, अगर डिसिप्लिन दर्द नहीं बल्कि एक माइंडसेट है, तो आप सबसे पहले कौन सी सोच अपनाने वाले हैं? और यही वजह है कि जापान में डिसिप्लिन कोई टेम्परेरी फेज नहीं होता, वो लाइफस्टाइल बन जाता है। कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कोई 21 डे चैलेंज नहीं, बस रोज थोड़ा बेहतर सोचने की कोशिश। और वही सोच धीरे धीरे आपके एक्शंस बदल देती है। अगर आपको लगता है कि डिसिप्लिन आपके लिए मुश्किल है, तो शायद आपको खुद को बदलने की नहीं, अपनी सोच बदलने की जरूरत है। क्योंकि जब माइंडसेट सही हो तो डिसिप्लिन अपने आप फॉलो करता है। अब ये आप पर है, क्या आप इसे सिर्फ एक वीडियो मानेंगे या आज से किसी एक माइंडसेट को वाकई अपनाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि असली बदलाव जानने से नहीं, सोचने के तरीके बदलने से आता है।